हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम सब यहाँ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो ये किसी भी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जल्द से जल्द जाकर के सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है, सर पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। याद रखिएगा, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन यानी प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है बोल सकते हैं इसे। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है, बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें एक वस्तु के बहुत अधिक क्या होते हैं, क्रेता होते हैं। बहुत अधिक क्या होते हैं, क्रेता। क्रेता का मतलब होता है खरीदार, और तथा विक्रेता होते हैं यानी बेचने वाला। वस्तु की क्रय और विक्रय के लिए परस्पर इतनी प्रतिस्पर्धा होती है कि संपूर्ण बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित होता है। आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे क्रेता भी देखते होंगे, वहाँ पे विक्रेता यानी खरीदार भी देखते होंगे, और बेचने वाले भी देखते होंगे, बहुत ज़्यादा होते होंगे। साथ ही साथ एक ही वस्तु की जो कीमत होती है वो मार्केट में हर एक जगह लगभग क्या होती है, बराबर ही होती है। इसी को कहा जाता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी पूर्ण प्रतियोगिता या टोटल कंपटीशन, इसी को कहा जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं तो वो पढ़ लेते हैं। तो क्रेता और विक्रेताओं की क्या होती है, संख्या अधिक होती है। एक समान होता है, समरूप वस्तु होते हैं, एक समान जैसा एक जैसे वस्तु भी होते हैं, उससे जुड़े हुए भी वस्तुएं होते हैं। पूर्ण ज्ञान, निर्बाध प्रवेश। निर्बाध प्रवेश के मतलब कि मार्केट में आपको बिना किसी रोक टोक के वहां जा सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। पूर्ण गतिशीलता होती है, आवागमन हमेशा जारी रहता है। परिवहन लागत का अभाव होता है, और स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार भी होता है। तो ये जो है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषताएं थी। आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा इनको। इसके बाद आते हैं संप्राप्ति या आगम। संप्राप्ति या आगम, इंग्लिश में इसे रेवेन्यू कहा जाता है। याद रखिएगा, इंग्लिश में इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेवेन्यू कहते हैं। हिंदी में एनसीईआरटी बुक में संप्राप्ति दिया गया है, और रेफरेंस बुक में जो है उसे आगम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, तीनों का मतलब एक ही होता है। क्या है, तो डूले के अनुसार कहा गया है कि एक फर्म का संप्राप्ति यानी आगम यानी रेवेन्यू, उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियों को हम लोग संप्राप्ति या आगम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा अब हम लोग पढ़ते हैं कुल आगम क्या है, यानी टोटल रेवेन्यू क्या है। कुल आगम यानी कुल संप्राप्ति या टोटल रेवेन्यू क्या है। तो किसी फर्म का कुल आगम वस्तु की एक इकाई कीमत, याद रखिएगा एक एक्स्ट्रा कीमत, कुल विक्रय की गई इकाइयों से यानी टोटल विक्रय की गई यानी सेल की गई इकाइयों के गुणनफल के द्वारा प्राप्त राशि को कुल आगम कहते हैं, यानी टोटल रेवेन्यू कहते हैं। यानी टोटल रेवेन्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो टी आर बराबर होता है पी यानी प्राइस ऑफ क्वांटिटी, यानी इकाइयों को आपस में, कीमत और उसकी इकाइयों को आपस में गुना कर देंगे तो हम लोग कुल क्या निकाल लेंगे, हम लोग कुल आगम या टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। सीमांत आगम किसे कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू या सीमांत संप्राप्ति। तो कहा गया है कि उत्पादक या फर्म, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर या फर्म को वस्तु की अतिरिक्त इकाई, याद रखिएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा यूनिट बोला गया है, तो अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा, जो अतिरिक्त प्राप्त होगा आगम या अतिरिक्त जो रेवेन्यू प्राप्त होगा, उसी रेवेन्यू को हम लोग सीमांत आगम कहते हैं या मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग जिस तरह से ये चार्ट अगर बनाते हैं तो सेकंड यानी मान लीजिए फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो सेकंड वाले में से यानी सेकंड यानी किसका, कुल रेवेन्यू का यानी कुल आगम का सेकंड वाले में से पहले में से जो माइनस कर देंगे तो जो प्राप्त होगा उसी को हम लोग कहते हैं सीमांत आगम या सीमांत संप्राप्ति या मार्जिनल रेवेन्यू। याद रखिए एग्जाम में बच्चे एमआर से भी डिनोट करता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा एमआर। अब आते हैं औसत आगम। औसत यानी एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम। तो औसत आपने पढ़ा होगा, मैथ में औसत पढ़ा होगा वहाँ से, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आगम, प्रति इकाई से बेचने पे जो आगम प्राप्त होता है, इस प्रकार कुल आगम को बिक्री की गई इकाइयों से, जितना बेचे गए हैं उसकी इकाइयों से अगर भाग दे दिया जाएगा तो औसत आगम हम लोग क्या कर सकते हैं,
निकाल सकते हैं। औसत आगम यानी AR से डिनोट कर सकते हैं, और कुल रेवेन्यू यानी कुल आगम को किससे, इकाइयों से भाग दिया। क्यू किसको बता रहा है, यहाँ पे इकाइयाँ बता रही है। क्यू क्या बता रही है आपको बच्चों, इकाइयाँ बता रही है। तो इसको जब आपस में भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमें औसत आगम निकल जाएगा। नेक्स्ट है एमआर और एआर में संबंध क्या है। एमआर यानी सीमांत आगम और एआर मतलब औसत आगम। एग्जाम में ये प्रश्न पूछेंगे, ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिए एग्जाम में भी बच्चों एमआर से ही डिनोट किया गया और एआर से ही। ये नहीं कि सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हमें इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जा रहा है, बोर्ड के एग्जाम के देखते हुए आपको बताया जा रहा है कि वहां भी आपको एमआर, तो एमआर का मतलब आपको याद रखना होगा सीमांत संप्राप्ति बोल सकते हैं या सीमांत आगम बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसे मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं, और एआर को बोल सकते हैं औसत आगम या औसत संप्राप्ति या एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। तो यहां से ये प्रश्न पूछे गए इनके संबंध के बारे में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे गए हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछे गए हैं, इसीलिए आपके सामने लाया गया। तो क्या बताया जा रहा है कि जब एमआर क्या होगा, बड़ा होगा। एमआर यानी सीमांत आगम जब किससे, औसत आगम से बड़ा होगा, औसत आगम से जब बड़ा होगा तो औसत आगम जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। दूसरा बताया जा रहा है कि जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, तब जो औसत आगम होगा वो अधिकतम बिंदु पे होगा और साथ ही साथ क्या होगा, स्थिर भी होगा। और तीसरा जब बताया जा रहा है कि एमआर कम हो जाएगा, सीमांत आगम जब कम हो जाएगा औसत आगम से, तो औसत आगम वहां से घटना शुरू हो जाएगा। तो ये रिलेशन संबंध आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहीं पे दूसरा संबंध हम लोग पढ़ लेते हैं, किसके बीच, तो सीमांत आगम और कुल आगम में क्या संबंध है। तो जब सीमांत आगम घटेगा तो कुल आगम क्या होगा, घटती दर से वृद्धि होगी, यानी धीरे धीरे क्या होगा, पहले घटे हुआ रहेगा वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब सीमांत आगम शून्य के बराबर हो जाएगा उस पे कुल आगम जो होगा वो अधिकतम होगा। और जब सीमांत आगम क्या हो जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा, तब वहां पे क्या होगा, कुल आगम घटना शुरू हो जाएगा। वहां से कुल आगम क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको सीमांत आगम, कुल आगम और औसत आगम के संबंध और इन तीनों को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं उत्पादक या फर्म का संतुलन, इक्विवेलेंट क्या कहलाता है या क्या होता है। तो कहा गया कि उत्पादक की संतुलन की अवस्था उस समय होती है, इक्विवेलेंट कब होगा, जब उसका लाभ क्या होगा, अधिकतम होगा। याद रखिएगा संतुलन कब होती है, जब लाभ क्या होगा, अधिकतम होगा, उसी बिंदु पे संतुलन होता है। अधिकतम लाभ के लिए क्या करना होगा, तो कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू को कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट को आपस में घटा देंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं लाभ अधिकतम, इसी को बोला जाता है लाभ अधिकतम, जिसे हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। मिलेगा नेक्स्ट में आपको यही मिलेगा। लाभ अधिकतमीकरण क्या है, लाभ अधिकतमीकरण क्या होती है, तो फर्म यानी उत्पादक की कुल संप्राप्ति यानी कुल लागत, कुल आगम तथा कुल लागत के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीच के अंतर से जो मौद्रिक प्राप्त होती है उसे लाभ अधिकतमीकरण कहलाती है। लाभ को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, पाई से, मैथ में पढ़ा होगा पाई, जिसको और कैसे निकालेंगे हम लोग, तो कुल संप्राप्ति यानी कुल आगम को कुल लागत, कुल आगम यानी कुल संप्राप्ति यानी टीआर और कुल लागत यानी टीसी यानी टोटल कॉस्ट को आपस में घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल प्रॉफिट आपको निकल जाएगा। कमेंट करना बच्चे नहीं भूलिएगा, आपको यहाँ पे वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करना नहीं भूलिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट आंसर भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जा करके जल्द से जल्द उसे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब आते हैं लाभ अधिकतम होने की शर्तें कुछ होती है, तो क्या क्या शर्तें होंगी, तो सीमांत आगम सीमांत लागत के क्या होगा, बराबर होगा तो लाभ अधिकतम होगा। फर्म पर सीमांत आगम ह्रास नहीं होना चाहिए, ये शर्तें रखी गई है। और फर्म यानी उत्पादक उत्पादन करते रहने के लिए जिन समयों में या कीमत या औसत में जो परिवर्तन लागत से अधिक हो जाता है और अधिक समय में कम हो जाता है, तब उस स्थिति में हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाभ अधिकतम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जब सीमांत संप्राप्ति लागत से, अब यहाँ पे और अच्छी से समझेंगे कि जब सीमांत संप्राप्ति लागत से अधिक है, जब सीमांत संप्राप्ति यानी एमआर, जब सीमांत यानी मार्जिनल कॉस्ट से क्या होगा, अधिक होगा तब लाभ होगा, और जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, यानी जब मार्जिनल कॉस्ट से एमआर जो होगा जब ये बड़ा होगा मार्जिनल कॉस्ट से,
तो वहाँ पे क्या होगा, लाभ अधिकतम होगा। और जब ये घट जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे लाभ कम हो जाएगा, यानी हानि हो जाएगी। इसका अर्थ है कि लाभों को अधिकतम होने के लिए दोनों को आपस में क्या होना होगा, बराबर होना होगा। याद रखिएगा, कब बराबर होगा, जब लाभ अधिकतम होगा, तब वहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट आते हैं औसत आगम वक्र। याद रखिएगा, वक्र हम लोग ग्राफ एवं सीमांत आगम वक्र की लोच किस पे निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है, तो यहाँ पे याद रखिएगा किस पे निर्भर करती है, तो ये औसत आगम, सीमांत आगम तथा मांग की लोच के बीच गणितीय संबंध किस पे निर्भर करती है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे पुनः प्रतिस्पर्धा में क्या होगा, तो पुनः प्रतिस्पर्धा में बताया गया है कि जो लोच होगा वो अनंत होगा। लोच क्या होगा, अनंत होगा। जब लोच अनंत होगा तो औसत आगम किसके बराबर हो जाएगा, औसत आगम जो होगा वो सीमांत आगम के बराबर हो जाएगा। यही यहाँ पे बताया गया है कि औसत आगम क्या होगा, सीमांत आगम के बराबर होगा। कब, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, जब लोच जो होगा वो अनंत होगा। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में क्या होती है कि जब लोच जो होगा वो एक से बड़ा होगा। लोच क्या होगा, एक से जब बड़ा होगा तब औसत आगत उसमें आगम क्या होगा, उसमें अधिक होगा और सीमांत आगम उससे कम होगा। इस स्थिति को ही हम लोग एकाधिकार प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं। आगम वक्रों का महत्व क्या है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ रेवेन्यू कर्व, इसका इंपॉर्टेंस कहाँ होती है, तो कब हम लोग को लाभ होगा, कब हम लोग को हानि होगा, हम लोग इसी से यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा गया कि जब AR यानी औसत आगम, AR मतलब एवरेज रेवेन्यू, और औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट, जब औसत आगम अधिक होगा, आगम यानी संप्राप्ति यानी रेवेन्यू जब अधिक होगी लागत से तो लाभ होगा, रेवेन्यू जब कम हो जाएगी तो हानि हो जाएगा, और जब रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो उस समय उस पर हम लोग बोलेंगे कि सामान्य लाभ होगा। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आते हैं पूर्ति क्या है, सप्लाई क्या है। सप्लाई क्या है, तो थॉमस के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति जो होती है वह मात्रा है जो बाजार में किसी निश्चित समय पर, एक निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए जो वस्तु तैयार होती है उसी को पूर्ति कहते हैं। यानी विभिन्न कीमतों पे बिकने के लिए तैयार की गई, प्रस्तुत की गई को हम लोग पूर्ति यानी सप्लाई कहते हैं। सप्लाई के यहाँ पे कुछ प्रभावित करने वाले क्या है, तो सप्लाई को कौन कौन सा कारक प्रभावित करेगा, तो जाहिर सी बात है वस्तु की कीमत प्रभावित करेगी, जाहिर सी बात है वो कीमत बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम होगा तो कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और इसके बारे में और आसानी से डिटेल से नीचे पढ़ेंगे। अनसंबंधित वस्तुओं की कीमत, आगतों की कीमत, उत्पादकों, आगत यानी इनपुट की कीमतें, उत्पादक की तकनीकी, फर्मों की संख्या, फर्मों का क्या क्या उद्देश्य होता है, और कर और आर्थिक सहायता से संबंधित सरकार, ये जितने भी हैं आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये जितने भी थे आपको याद करना होगा कि किसी वस्तु की सप्लाई को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पूर्ति क्या है, सप्लाई वक्र और उसका ढाल, तो इसका जो ढाल हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। और क्या होगा, तो वस्तु की कीमत तथा वस्तु की पूर्ति के प्रत्यक्ष संबंध को बताएगा, यानी धनात्मक संबंध को बताएगा, डायरेक्टली बताएगा। और पूर्ति वक्र की ढाल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो कीमत में परिवर्तन यानी प्राइस में परिवर्तन को इकाइयों के परिवर्तन से जब भाग दे दिया जाएगा तो पूर्ति यानी सप्लाई वक्र यानी सप्लाई कर्व हम लोग निकाल सकते हैं। सप्लाई अनुसूची यानी सप्लाई शेड्यूल क्या है, पूर्ति अनुसूची क्या है, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, तो ये दो तरह का होता है। एक होता है व्यक्तिगत जिसे हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई, और एक होता है मार्केट सप्लाई। एक होता है व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत यानी किसी एक व्यक्ति का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो एक विक्रेता यानी एक व्यक्ति किसी समय अवधि विशेष में विभिन्न कीमतों पर, अलग अलग कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा वो बाजार में बेचने के लिए तैयार है, अलग अलग कीमतों पे वस्तु की जितनी मात्रा को बाजार में बेचने के लिए तैयार है, उसे हम लोग व्यक्तिगत पूर्ति या इंडिविजुअल सप्लाई कहते हैं। उसी तरह से बाजार पूर्ति क्या है, बाजार यानी मार्केट सप्लाई क्या होता है, तो बाजार में सभी, वहां पे एक था, यहाँ पे सभी फर्म, यहाँ पे सभी उत्पादक या सभी विक्रेता मिलकर
विभिन्न, वहां पे भी विभिन्न कीमतें थी, यहां पे भी विभिन्न कीमतें होंगी, तो विभिन्न कीमतों पर बाजार में कुल योग यानी कुल जोड़ की कितनी मात्रा बेचने के लिए, यानी टोटल कितना बेचने के लिए लोग तैयार हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग बाजार पूर्ति। आपसे एग्जाम में डिफिनेशन पूछा जाता है कि बाजार पूर्ति किसे कहते हैं या मार्केट सप्लाई किसे कहा जाता है। अब इसकी वक्र, ऊपर में भी वक्र पढ़ा था, यहाँ भी थोड़ा सा वक्र जानते हैं। तो यहाँ की जो वक्र जो होती है वो क्या होती है, वक्र का ढाल नीचे से ऊपर की ओर होता है, जिसके कारण ये धनात्मक होती है और कीमत और पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है, यानी बढ़ता है तो बढ़ेगा, घटता है तो घटेगा। ये यहाँ पे पूर्ण प्रतिस्पर्धा की जिक्र हम लोग कर रहे हैं। बाएं से दाएं ये नीचे की ओर ऊपर की ओर होता है, बाएं से दाएं ये कहाँ होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है। नेक्स्ट है पूर्ति फलन को निर्धारित करने वाली, फलन को निर्धारित करने फंक्शन को कौन कौन सा चीज निर्धारित करता है। तो पूर्ति, पहले हम लोग जान लेते हैं पूर्ति फलन किसे कहते हैं। तो पूर्ति और कीमत के बीच क्रियात्मक या फलनात्मक, पूर्ति यानी सप्लाई और कीमत यानी सप्लाई और कीमत के बीच क्रियात्मक यानी फंक्शनल संबंध को जो बताया जाएगा या अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ति फलन। अब पूर्ति फलन के कौन कौन से निर्धारित तत्व है यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे होगा कि एस किस पे डिपेंड है, यानी वस्तु की पूर्ति किस किस पे डिपेंड है, तो वस्तु की कीमत पे डिपेंड है, वस्तु की संबंधित वस्तुओं पे डिपेंड है, फर्म के उद्देश्य पे डिपेंड है, सरकारी नीतियों पे डिपेंड है, लागत पे डिपेंड है, तकनीकी स्थिति पे डिपेंड है, फर्म पे डिपेंड है। अब इन सभी को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो कहा गया है कि एस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी के होगा। इसका मतलब हो गया कि वस्तु की जो पूर्ति होती है वो कीमत बढ़ने के साथ बढ़ती भी चली जाती है। दूसरा संबंध बताया क्या जा रहा है, संबंधित वस्तुओं की कीमत, जो वस्तुओं की कीमत होती है, जो वस्तुएं संबंधित वस्तु है वो उल्टा हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एस हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा ये इन्वर्सली यानी उल्टा हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तीसरा बता रहा है फर्म का उद्देश्य। फर्म का क्या उद्देश्य होता है, तो लाभ कमाना। क्या है, किसी भी उत्पादक का, फर्म यानी उत्पादक, तो का क्या काम होता है, लाभ अधिक से अधिक कमाना। सरकारी नीतियां कैसे प्रभावित करती है, तो अगर सरकार अगर टैक्स बढ़ा देगी तो सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरकार अगर टैक्स बढ़ा देती है किसी वस्तु की तो उसकी सप्लाई धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लागत। अब आते हैं कॉस्ट। कॉस्ट में भी वही चीज है, कॉस्ट और एक दूसरे का क्या है, ऋणात्मक संबंध होगा। कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। तकनीकी स्थिति, ये धनात्मक संबंध यानी डायरेक्टली संबंध बताता है। कैसे बताता है कि अगर तकनीक अच्छी रहेगी तो सप्लाई भी अच्छा रहेगा, तकनीक खराब हो जाएगी तो टेक्निक यानी टेक्नोलॉजी। फर्म की संख्या अधिक रहेगी तो सप्लाई भी क्या होगा, स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा ना। तो फर्म की संख्या अधिक रहेगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होगा यानी पूर्ति ज़्यादा होगा। फर्म की संख्या कम हो जाएगी तो ये हमारे जो कितने भी थे ये उसके प्रभावित करने वाले या निर्धारक तत्व थे। एग्जाम में आपसे ये भी पूछे जाएंगे। पूर्ति की कीमत लोच। लोच याद रखिएगा, इलास्टिसिटी हमने मांग की लोच पढ़ा है, यहाँ पे हम लोग अब सप्लाई की लोग, वहाँ डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहाँ पे पढ़ा था, हम लोग यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस सप्लाई पढ़ेंगे। दोनों लगभग सेम ही होती है। देखिएगा यहाँ पे क्या है, तो एक वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तुओं की पूर्ति की मात्रा के अनुक्रियाशीलता को मापती है। अगर इसको सिंपल दूसरे वर्ड में बोला जाए तो पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की पूर्ति की कीमत मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत में जो बदलाव आएगा और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूर्ति की कीमत को लोच कह सकते हैं, यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस सप्लाई कहते हैं। अब यहाँ पे कैसे निकाला जाता है, तो ये देखिए ये चार्ट आपके लिए है, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ESP क्या बता रहा है हमारा, तो इलास्टिसिटी और यानी सप्लाई ऑफ इलास्टिसिटी बता रहा है, यानी पूर्ति की कीमत लोच है। कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा क्यू का मतलब होता है यानी इकाइयों में चेंजिंग, और नीचे में हो गया क्यू यानी इकाई। क्यू का मतलब हमें क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ, इकाई यानी हर एक यूनिट पढ़ेंगे और उसको 100 से गुना किया गया है। और उसी तरह से प्राइस यानी डेल्टा पी बदलाव, डेल्टा पी मतलब
सेकेंड वाले में से पहले वाले को घटा करके और टोटल पी जो होगा उसमें से गुना करने पे और फिर दोनों को जो आएगा जो पी और क्यू आपस में से भाग दे दिया जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे पूर्ति की लोच की माप निकाल सकते हैं। इसको और अच्छे से हम लोग डिमांड वाले में सेम चीज़ यहाँ पे बताया, बस थोड़ा सा का अंतर है कि यहाँ पे पूर्ति होगा, वहाँ पे डिमांड होगा, यहाँ पे सप्लाई होगा, वहाँ पे डिमांड होगा। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा डिमांड वाले, तो डिमांड वाले जाकर देखिए, उसमें और इसको अच्छी तरह से समझाया गया है। अब सप्लाई की कीमत लोच के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो लोच के हम लोग 5 प्रकार पर हैं। डिमांड वाले चैप्टर में भी हम लोग लोच के 5 प्रकार पर हैं, यहाँ भी हम लोग 5 प्रकार पढ़ेंगे। तो कौन कौन सा लोच होता है, तो कहा गया कि जब लोच 0 के बराबर होगा उससे हम लोग पूर्णतया बेलोचदार कहते हैं। जब लोच किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, उससे हम लोग पूर्णतः यानी पूर्ण बेलोचदार कहते हैं। जब लोच 0 से छोटा होगा, जब लोच 0 से क्या होगा, छोटा यानी नेगेटिव बोल सकते हैं, नेगेटिव में होगा तब वो बेलोचदार कहलाएगा। याद रखिए, एक होता है पूर्ण बेलोचदार, एक होता है बेलोचदार। इकाई लोचदार किसे कहेंगे, जब पूर्ति यानी सप्लाई क्या होगा 1 के बराबर हो जाएगी, उससे हम लोग इकाई लोचदार कहेंगे। लोचदार कब होती है, जिसका वैल्यू 1 से अधिक होगा उसे हम लोग लोचदार कहेंगे। जिसका वैल्यू कितना होगा, 1 से अधिक होगा, उसे लोचदार पूर्ति यानी लोचदार पूर्ति कहा जाएगा। और उसी तरह से हो गया पूर्ण लोचदार किसे कहा जाता है, जिसका वैल्यू क्या होगा, अनंत हो जाएगा। जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लोच का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण लोचदार। तो ये लोचदार, और यहाँ से लोच से आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100 नहीं 200% गारंटी है लोच से आपसे, चाहे वो डिमांड चैप्टर से हो चाहे सप्लाई चैप्टर से, लोच से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस तरह का इक्वेशन भी आपको वहाँ पे दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा या आपको लिखना होगा। तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है पूर्ति मात्रा में वृद्धि। अगर सप्लाई में वृद्धि होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं सप्लाई का विस्तार। सप्लाई में वृद्धि होती है उसे हम लोग बोलते हैं सप्लाई का विस्तार। तो वृद्धि कब हो गई, तो पूर्ति वक्र का ऊपर की ओर संचालन, जब पूर्ति वक्र ऊपर की ओर संचालन करेगा तब उसे हम लोग कहेंगे विस्तार। अब पूर्ति की कीमत में क्या होगी, उसके कारण वस्तु की कीमत में उसके कारण वृद्धि होगी। उसके कारण वस्तु की कीमत में भी जब वृद्धि होती, उसी भी हम लोग पूर्ति का क्या बोलते हैं, विस्तार बोलते हैं। पूर्ति मात्रा में कमी, कमी कब आएगी, यानी कमी यानी संकुचन कब होगा, कमी यानी संकुचन कब होगा, तो पूर्ति वक्र जो होता है वो नीचे की ओर संचालन करेगा, नीचे की ओर जाएगा और वस्तु की कीमत में यहाँ पे क्या होगी, कमी के कारण होगा। वस्तु की कीमत यहाँ बढ़ जाएगी तो उसका विस्तार हो जाएगा, और वस्तु की कीमत घट जाएगी तो उसका संकुचन हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा वो। नेक्स्ट है पूर्ति में वृद्धि क्या होती है, तो पूर्ति वक्र का दाईं ओर खिसकना ही वृद्धि कहलाता है। अगर मान लीजिए कि ये है तो कोई चीज़ यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ गया, तो किधर की ओर हम लोग जा रहे हैं, दाईं ओर जा रहे हैं, राइट हैंड की ओर जा रहे हैं, दाएं तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे वृद्धि होगी। तो ये कब होगा, तो आगत यानी इनपुट की कीमत में कमी, यानी जो चीज़ हम लगा रहे हैं उसकी कीमत कम हो जाएगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उगाने की कोशिश करेंगे। संबंधित वस्तुओं की कीमत में कमी, यानी जो वस्तु हमने इस्तेमाल कर रहे हैं किसी प्रोडक्शन को करने के लिए उसमें कमी आ जाएगी तो हमारा क्या होगा, दाईं ओर लाभ खिसक जाएगा, सप्लाई बढ़ा देंगे हम लोग। तकनीकी प्रगति यानी अच्छी अच्छी अगर टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हमारा सप्लाई भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फर्मों की संख्या यानी उत्पादक की संख्या में भी क्या होगी, जब वृद्धि होगी तब उसका जो वक्र है वो दाईं ओर खिसक जाएगा। बाईं ओर कब खिसकेगा, तो आगतों में वृद्धि। अब इनपुट है जो हम सामान लगा रहे हैं उसकी कीमत काफ़ी अधिक हो जाएगी। जब मान लीजिए किसी वस्तु, मान लीजिए हम सपोज खेती कर रहे हैं तो खेती में जो इनपुट होता है, इनपुट यानी जैसे मान लीजिए खाद वगैरह होता है, तो अगर खाद की कीमतें अगर बहुत अधिक हो जाएगी तो हम खेती थोड़ा सा कम कर देते हैं, कम कर देंगे तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो गई। तो सप्लाई जब कम हो जाएगी तो सप्लाई कम होगी तो किधर की ओर खिसक जाएगा, दाएं से बाएं की ओर खिसक जाएगा। संबंधित वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तब, और पुरानी टेक्निक का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो भी हमारी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। और फर्मों की संख्या में क्या होगी, कमी भी होगी, तब भी ये क्या होगा, बाईं ओर खिसक जाएगा। तो यहाँ पे इतना आपको याद रखना होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर 4 था। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, और चैनल को जाकर के जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।